चलिए बेटा एक बार फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जो बच्चे इस वक्त फिजिकली मुझे नजर आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं चेहरे जो FAR 2 देकर आए। हाँ भाई, आप में से FAR 2 कौन कौन देकर आया है? कैसा हुआ बेटा पेपर? अच्छा हो गया भाई। और कौन देकर आए? आप कैसा हुआ बेटा? अच्छा हो गया। ठीक है। हाँ मैं साहब का। चलिए बेटा, सुबह कॉस्टिंग की बात हुई, उसके बाद FAR 2 के सिलेबस की बात हुई, और फाइनली अब CAP 6 MFA। इस सब्जेक्ट के बारे में इतना तो आपको पता ही है कि ये ICAP ने नई स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। CAP 6 बेसिकली आपका CA फाइनल का एक सब्जेक्ट, उसका इन्होंने यहाँ पे उसको थोड़ा प्री रिक्विजिट बना दिया। फाइनल में जाके आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका नाम है BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ICAP आहिस्ता आहिस्ता एक फीडबैक फाइनल के बारे में हमें बताता है, वो ये कि अच्छा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा फाइनल में आके रिजल्ट उसका ड्रॉप हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर होंगे। एक फैक्टर, सर फर्म में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, प्रेशर होता है काम का। सेकंड, बाज बच्चे फर्म में जाके फर्म के माहौल में ही एडजस्ट हो जाते हैं, वो फर्म के काम की जिंदगी समझने लग जाते हैं और पढ़ाई से बहुत दूर चले जाते हैं। अभी आपके पास आने से पहले ब्रेक में रूम में बैठा हुआ था, तो हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट जिसने के फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास से नॉर्थ से पास आउट किया, वर्धा नाम था। अभी उसका 3 मिनट का मैसेज आया हुआ था, डिस्कस कर रहा हूँ, बात से बात चल रही है। वो कह रही मेरे को 6 महीने फर्म में हो गए और मैं से इतना कोचिंग नहीं ले पाई। अरे मैंने ये पेपर सोचे थे, अब सोच रही हूँ फिलहाल एक पेपर फ्रीज करके 2 पेपर ले लूँ, ये कर लूँ, बाद में फाइनल में और ये ले लूँ, आप मुझे गाइड कर दें इस बारे में। बात फिर वही हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट कैफ क्वालिफाइड, आगे जाके टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। यहाँ पे तो चलो फिर भी एवरेज रिजल्ट कैफ में सब्जेक्ट देखो तो वो 35-40 बनी जाता है एवरेज रिजल्ट। फाइनल में आके तो ये परसेंटेज 10 से भी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ICAP ने 4-5 साल पहले कहा था कि हम फाइनल का रिजल्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और फाइनल के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कैफ को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। उन्होंने कुछ टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उठा के यहाँ पे डाले, जैसे कंसोलिडेशन, जो पहले FAR 2 में ही होता था, अब यहाँ पर भी आ गया। इसी तरह से उन्होंने कहा BFD का सब्जेक्ट, उसके भी कुछ चीजें उठा के यहाँ पर डाली जाएगी और एक नया सब्जेक्ट तैयार किया जाएगा, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चों को BFD के पेपर में काफी आसानी हो जाएगी फाइनल के अंदर। इन्होंने जो सिलेबस बनाया, ठीक है, तो शुरू में सिलेबस की इतनी डिटेल नहीं थी। तो मार्च अटेम्प्ट से पहले, यानी मार्च अटेम्प्ट का सिलेबस शुरू हुआ होगा पढ़ाना सितंबर के अंदर, तो जब सिलेबस की डिटेल नहीं आई थी, बहुत ज्यादा बुक नहीं आई थी, इतना बच्चों को पता था BMBS खत्म हो रहा है और BMBS की जगह पे एक नया सब्जेक्ट आ रहा है MFA का। तो बाद बच्चे ये समझे शायद ये प्योर पेपर होगा, लेकिन अब इन्होंने जो सब निकाला, डिटेल दी, इसमें थ्योरी भी है, काफी ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल एरिया भी है। लिटरली कह रहा हूं, आप किसी कॉलेज में भी पढ़ो या दोस्त पढ़ रहे हो, अगर कोई टीचर ये कहता है मैं पूरा BA MFA अकेला पढ़ा दूंगा, तो उसको बोल देना भाई आप झूठ बोलते हो यार। ठीक है, आप मुझे भी बोलो सर माजिद सारे सब्जेक्ट छोड़ दो,
सिर्फ MFA पढ़ा दो हमारे को, मैं नहीं पढ़ा सकता। सिलेबस के कंटेंट ही ऐसे, इसमें काफी पोर्शन स्टैट्स का रखा हुआ है, कुछ पोर्शन इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का रखा हुआ है और कुछ पोर्शन इन्होंने प्रैक्टिकल रखा हुआ है। अब बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी अमूमन किसी अकाउंटिंग के टीचर का फेवरेट एरिया नहीं होता कि बैठ के मैं बच्चों को 5-6 चैप्टर थ्योरी के पढ़ाता फिरूं। ये वो चैप्टर है जो बच्चा पहले BMBS के सब्जेक्ट में पढ़ता था, अब पूरा सब्जेक्ट तो नहीं उठाया, उस सब्जेक्ट के चंद इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाकर यहां पे डाल दिए। उस एरिया को आपको पढ़ाएंगे सर शेख बिलाल। ठीक है बेटा, मार्च के अटेम्प्ट के लिए भी सर शेख बिलाल ने पढ़ाया था, सितंबर के अटेम्प्ट के लिए भी उन्होंने पढ़ाया था बेटा। कुछ एरिया इसके अंदर इस प्योर स्टेट्स का, प्योर स्टेट्स है। ठीक है, जब ये सिलेबस आ रहा था ना, इतनी स्टेट्स तो मुझे भी आती है कि मैं उस एरिया को पढ़ा सकता, लेकिन फिर लिटरली कहता हूं, मैंने और सर अबील ने कहा था यार क्यों ना बच्चों को एक्सपर्टीज ही प्रोवाइड की जाए, यानी बिला वजह में बच्चों को हम एवरेज नॉलेज दें, उससे बेहतर है इस सब्जेक्ट का भी उनको एक्सपर्ट टीचर दे दो, ज्यादा बेहतर है। हम इस चक्कर में पढ़े ही नहीं, और स्टेट्स अमूमन TSA में आप पढ़ते हो सर साकिब से, तो हमने वो स्टेट्स के एरिया सर साकिब को दिया हुआ बेटा। तो स्टेट्स से रिलेटेड सारी बातें, तो स्टेट्स का टीचर है यार, अब 2 सेशन से पढ़ा भी चुका है, उन्हें पता है इसका इस सब्जेक्ट में क्या काम है। फिर BMBS का एरिया सर शेख बिलाल। अब अच्छा आपका प्रैक्टिकल एरिया, प्रैक्टिकल एरिया भी बेटा काफी बड़ा है इसका, और उस एरिया में मेजर पोर्शन आपको सर अबील पढ़ाएंगे और मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, वजह क्या है इसकी, देख बेटा चीजों को बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी मैं FAR2 फिर कॉस्टिंग का सिलेबस आपसे डिस्कस करके गया, जो कॉस्टिंग में बैठे हुए थे जब मैंने लिखवाया कि भाई सिर्फ 4 चैप्टर सब तपानी के बाकी मेरे पास है, तो इस वक्त मेजोरिटी वो बैठी हुई जो कॉस्टिंग दे चुकी है, और कुछ ऐसे भी बैठे हुए जो कॉस्टिंग पास भी करके बैठे हुए। कहना कितना आसान है, पूरा कॉस्टिंग मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, मतलब टाइम देना पड़ता है, हकीकत है। इसी तरह ये भी कहना आसान है FAR1 पूरा मैं पढ़ा दूंगा, आपने भी देखा कितना हेक्टिक हो गया था एंड तक आते आते हमें FAR1 को अच्छी तरह समेटने के अंदर। इसी तरह जो FAR2 पढ़ के बैठे हुए आपके सामने, अभी कुछ देर पहले मैं आपको IFRS 15 के बारे में कुछ कह रहा था, अब ऐसे ये बच्चे बैठे हैं 3-4 कह रहे हैं हम FAR2 में IFRS 15 पढ़कर आए। चलो नाम आपका अहमद था ना बेटा, इस भाई का पेपर अच्छा हुआ, इसका FAR2 ऐसे पूछते हैं IFRS 15 पढ़ा बेटा आपने, टॉपिक इंटरेस्टिंग है या नहीं अपनी ईमानदारी से बताना। ये मैंने कहा था कि मैं इनको ऐसे ही कह रहा था, हम अगर 4 महीने भी उस IFRS को पढ़ते रहे शायद जब भी उसकी बातें खत्म ना हो। क्या ये बात सही है? मैं तो नहीं कह रहा ये पढ़ के बैठा है, लेकिन हमें क्या है लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है, जो पढ़ाने में भी टाइम लग जाता है। आप पूछो इन लोगों से, कभी मैं इनको मर्ज करता था नॉट वालों के साथ इस टॉपिक के लिए, कभी इनकी सेपरेट क्लास लेता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुक से पूरा कवर कर लिया, और आपके सामने कहना पेपर अच्छा हो गया, मतलब कोई आके मेरे मुंह पे शिकवा नहीं कर रहा है सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई। समझ आ गई आपके, ये पढ़ाने में टाइम लगता है। अब अगर हर सब्जेक्ट में मैं ही पूरा पढ़ाता रहूंगा तो होगा क्या, वादे ज्यादा हो जाएंगे और शायद वादों के साथ इंसाफ ना हो सके। अच्छा, ये जो आपका MFA है ना, इसका एक रिलेटेड पेपर इस CCA में ऑलरेडी मौजूद है, और सर अबील काफी अरसे से उस पेपर को पढ़ा रहे हैं। हमारी बात समझ में, तो उनकी एक्सपर्टीज इत्तेफाक से इस एरिया में बहुत अच्छी है, तो बेटा हमने फिर ज्यादा एरिया सर अबील को दिया हुआ है प्रैक्टिकल के अंदर। सर अबील और मैंने मिलकर जो पढ़ाना है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी सर अबील आ जाएंगे, आई थिंक MFA आपका लगा हुआ उनके साथ, वो डिटेल में आपको और समझा देंगे। कॉस्टिंग के अंदर एक सब टॉपिक होता था, नाम था उसका बजटिंग, और उसके 20 मार्क्स के सवाल पेपर में आते थे।
वो एरिया इन्होंने उठाकर अब एमएफए में डाल दिया। मैं आपको सिर्फ बजटिंग का एरिया कराऊंगा, लेकिन वो करवाने में भी आप देखना हमारा आराम से 1.5-2 महीना निकल जाएगा। टॉपिक बड़ा है, प्रैक्टिस मांगता है। मार्च के अटेम्प्ट में बजटिंग का सवाल नहीं आया, एक्सपेक्टेड था इस बार आएगा, और इस बार इन्होंने 12 मार्क्स का बजटिंग का सवाल दिया। रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल, आप अभी समझ जाओगे। रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस प्रॉफिट एंड लॉस सबको बनाना आता है, लेकिन पता आपको क्या आदत है? आपको आदत है साल गुजर गया, अब बैठ के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। आपको पास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है। मैं कौन सा सिखा रहा हूं? फ्यूचर का। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आने वाले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, उस साल का बनाओ जिसके लिए अभी ना कोई सेल करी है, ना कोई परचेज करी है, ना कोई एक्सपेंस हुए, ना कोई रेवेन्यू आया। सिर्फ अंदाजे लगा लगा के फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। फ्यूचर फोरकास्टिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम नहीं है कि वो बैठ के फ्यूचर की फोरकास्टिंग करता फिरे। इसलिए बजटिंग पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था, अब इसको ये एमएफए में लिया है। इस बार 12 मार्क्स का सवाल आया है, पहली बार आया। जब चैप्टर का स्टडी टेक्स्ट में देखता हूं, स्टडी मटेरियल इस चैप्टर का पूरा इन्होंने उठा के कॉस्टिंग वाला डाला हुआ है, और जितने पास पेपर के सवाल थे कॉस्टिंग वाले वो सारे आपकी बुक में पुट कर दिए। ठीक है सर, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल दिए बेटा करवाने में 3-3 घंटे लगेंगे। सवाल एक है, करवाने में 3-3 घंटे लगते हैं। तो समझिए क्या बहुत मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। अगर आपको कोई भी पढ़ने वाला सीनियर मिले, आप उससे पूछना या तुम बजटिंग की प्रैक्टिस करते थे या पेपर में देकर आए हो, वो क्या बोलेगा? यार बजटिंग का सवाल सबसे आखिर में उठाना चाहिए, टाइम खा जाता है, इतना खा जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना लेट भी नहीं उठाना चाहिए पेपर के अंदर तो उसके अपने लिए टाइम ना बचे। देन इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है मैनेजिंग फाइनेंस, आप रुपए पैसे की अकाउंटिंग सीखोगे। रुपए पैसे को फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से बातचीत सीखोगे। एग्जांपल देता हूं, फॉरेन करेंसी के रेट वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं। अगर आप इंपोर्टर हो, ये बढ़ता हुआ रेट आपको मार रहा है, और अगर आप एक्सपोर्टर हो, ये बढ़ता हुआ रेट आपको खुश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1 का सामान बाहर से मंगवाया जिसके पैसे आपने 1 महीने बाद देने, और डॉलर तेजी से बढ़ रहा है। $1 देना है, अगर आज डॉलर 220 रुपए का है और आपको लगता है यही ट्रेंड रहा, 1 महीने के बाद डॉलर 240 रुपए का हो जाएगा, तो आपको 20 रुपए का नुकसान होने वाला है फ्यूचर के अंदर $1 को पे करने के लिए। इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, इसके लिए आप एक चीज सीखोगे, हेजिंग। हेजिंग कहते हैं रिस्क को मैनेज करना। आप ये करेंसी के रिस्क को मैनेज करना सीखोगे कि ये करेंसी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, फॉरवर्ड रेट के, फ्यूचर रेट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, और उसकी हेजिंग कैसे की जाती है। ठीक है सर, एक चैप्टर तो आपका इस हवाले से सर अपील नहीं करवाना है। फिर बेटा एक और चैप्टर, बड़ा जबरदस्त चैप्टर, वो चैप्टर पहले कॉस्टिंग में था, मैं पढ़ाता था, जब से एमएफए में आ गया अब सर अभी पढ़ाते हैं। उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो चैप्टर अपने एक और नाम से भी मशहूर है, वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 2019 से पहले बीएफडी के फाइनल के पेपर में इस चैप्टर का 40 मार्क्स का सवाल आता था। अंदाजा लगा लो आप, 40 मार्क्स किसको बोलते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ उसमें हो जाता था। सर टॉपिक सिखाता है क्या है? ये टॉपिक सिखाता है ये जो आप नई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो, किसी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें ना करें, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करें ना करें। मिसाल देता हूं, मैं सर तबानी के पास जाऊं, जाके सब बोलूं तबानी साहब मेरे कहने से आप एक कैंपस और खोल लो एयरपोर्ट के एरिया में, बहुत चलेगा।
सर तबानी ने इस तरह बोला, माजिद साहब आप हमारे वेल विशर हो, गलत मशवरा तो कभी दोगे नहीं, लेकिन जरा बात रुपए पैसे की है, कोई फाइनेंशियल वाइबिलिटी बना के लाओ, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के लेकर आओ कि अगर हम कोई कैंपस खोलते हैं एयरपोर्ट के इलाके में, उस मली के इलाके में, तो किसके लिए कितना पैसा डालना पड़ेगा, वो पैसा हमें क्या कमा कर देगा। अगर फाइनेंशियली हमें अच्छा लगा कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में दम है, हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मैंने सर तबानी से ऐसे ही पूछा, मैं आपको पैसा लगाने का बोल रहा हूं नए प्रोजेक्ट के ऊपर, आप किस मेथड से इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करते हैं। सर तबानी का पहला जवाब, मैं तो एनपीवी मेथड को मानता हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने क्यूटी में सीखा था। मैंने कहा ठीक है सर तबानी, मैं बैठ के पूरी फ्यूचर फोरकास्टिंग करता हूं और इस पूरे प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल के ले आता हूं। आपने सीखा होगा, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, सीखा आप लोगों ने। इफ एनपीवी इज नेगेटिव रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी कैसे निकलती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग कैसे होती है, ये आपने इस सब्जेक्ट में सीखना है। सेकंड, सर तबानी का जवाब, माजिद साहब मैं तो आईआरआर को मानता हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कहा ठीक है सर, मैं प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल विजिबिलिटी बनाता हूं, उसका आईआरआर निकाल के ले आता हूं। आपके सिलेबस में दो मेथड हैं, एनपीवी मेथड, आईआरआर। दो मेथड और भी हैं, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक कहलाता है पेबैक पीरियड और एक कहलाता है एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये टॉपिक फिर कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा एमएफए या कॉस्टिंग का जिसमें इन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ना पूछा। तो इस टॉपिक को तो बेटा आप कंपलसरी ही अपने लिए समझो। फिर बेटा इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिनके जरिए आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखोगे। बिजनेस करते हुए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओपन किए जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक पहले थ्योरी की हद तक कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल था, अब उसको प्रैक्टिकल बनाकर ये यहां पे लेकर आ गए और उसके डेरिवेटिव भी लेकर आ गए। क्या बोला है मैंने, डेरिवेटिव, बीच में मैथ्स आ गई, आगे बात समझिए बेटा। तो डेरिवेटिव्स भी थोड़े से यहाँ पर सिलेबस का पार्ट है। इस किस्म की बातें आपने सीखनी है बेटा। इस बार जो पेपर आया है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छी तैयारी करें। कुछ पढ़ने वालों को शिकवा है, वो शिकवा बिना वजह माइकेफ से कर रहे हैं, वो उनको अपने आप से करना चाहिए। वो ये कहना है सर पेपर में थ्योरी बहुत पूछी उसने, बट अब थ्योरी के पेपर में अगर थ्योरी नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा। समझ में आ गई बात, प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो गलतियां मत करना जो वो बच्चे करते हैं, जो कर गए। शेख बिलाल साहब जो भी पढ़ाए बेटा अपना एरिया, थ्योरी का होता है, हम थ्योरी को उसकी ड्यू रेस्पेक्ट कभी देते ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, थ्योरी तो आखिरी की चीज, आखिर में ऐसी घुम लिख कर आ जाएंगे। उनके सिलेबस की बेटी जो है 20-25 मार्क्स का शेख बिलाल का एरिया आता है, उसकी थ्योरी की पहले से नोट्स अगर बनाने का इरादा है पहले से बनाना, या नोट्स आपके पास है कहीं से पीडीएफ है, कुछ और स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, उनको अपडेट करना है, पहले से करके याद करके रखना। इम्तिहान अच्छे नोट्स बनाने का नहीं है, अच्छा याद करने का है। जितना रिटेन रख पाओगे इतना डिलीवर कर पाओगे। इसी तरह मेरे और सर अबील के प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर भी कुछ एरिया थ्योरी का पूछा जा सकता है। तो चैप्टर हम पूरी, मैं तो पूरी चैप्टर है, टाइम बहुत मेरे पास इस चैप्टर के लिहाज से, मैं तो एक एक पेज घुमा दूंगा उसका, दोबारा एक एक पेज की हेडिंग पढ़ा दूंगा। लेकिन सर अबील भी अगर पढ़ाएं, चैप्टर ज्यादा है उनके, तो आपने अपने तौर पे थ्योरी के पेजेस घुमाते रहने। आपको लगेगा हाँ यार लेक्चर में सर ने थ्योरी कवर कर दी है, लेकिन अब बुक से पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी में शामिल है बेटा। यहाँ पर है नहीं कि आप उसका एडवांटेज ले सको, तो नोट्स बना के और याद करके ही आपको जाना पड़ेगा। पिछली बार सुन के आपको खुशी होगी, जब पहला बैच था मार्च का,
बहुत कम बच्चे MFA को लेने में विलिंग थे, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था पेपर में होने क्या जा रहा है। तो हर कॉलेज में बहुत कम बच्चे थे जो MFA उठा रहे थे, कॉम्बिनेशन में उसको ले ही नहीं रहे थे। सब ये कह रहे थे एक बार जरा हो जाए पेपर फिर देखेंगे होता क्या। तो हमारे TSA के अंदर भी इस कैंपस में 24 बच्चे थे, सॉरी दोनों कैंपस मिला के 24 बच्चे थे जो कि MFA ले रहे थे, दोनों कैंपस मिला के। मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च की, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो आपको भी बताया समझा, 24 में से शायद एक बच्चा फेल हुआ था, 23 बच्चे पास कर गए थे। और उन 24 में से भी एक बच्ची आयशा बिलियानी थी, कौन थी, नाजिश बिलियानी, उसका बेटा मैरिड भी आया था MFA के अंदर। यानी ना बहुत बड़ी लॉट हो, उसमें से आपने मेरिट निकाला। 24 बच्चों भी अल्लाह शुक्र है, और पढ़ने वाले बच्चे हमें मिले, उसमें भी उन्होंने मेरिट निकाल के दिखा दिया। इससे साबित हुआ बेटा पढ़ाया सही था हमने बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेहनती हमें मिले, उन्होंने मेहनत करके पेपर को निकाल के भी दिखाया। अब ये रिक्वेस्ट आपसे भी है, जितने फिजिकल बैठे हैं, मैं तकरीबन सबको चेहरों के लिहाज से तो जानता ही हूँ, कुछ कुछ की परफॉर्मेंस दिमाग में आ भी जाती है। तो आप सब भी पढ़ने वाले हो बेटा। सब्जेक्ट मैं फिर कह रहा हूँ लेंदी है, ये टाइम खाएगा, मुझे टेंशन नहीं है। एक टॉपिक है, आज के बाद MFA के अंदर मेरी आपकी मुलाकात सितंबर में नहीं होगी। सितंबर के भी 10 दिन बाकी हैं। सर अबील पढ़ाते रहेंगे, सर बिलाल पढ़ाते रहेंगे, सर साकिब भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, उनका एरिया बिल्कुल अलग है। मैं और सर साकिब आपको मिलेंगे अक्टूबर के मिड से, ठीक है सर। मेरा एक चैप्टर है, अक्टूबर के मिड से भी अगर इन्होंने स्टार्ट करवा दिया, या तो रिजल्ट तक खत्म हो जाएगा या रिजल्ट के चंद दिन के बाद खत्म हो जाएगा। क्लियर है आपको बात बेटा? पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सर अबील के बेटा काफी अपने नोट्स देते हैं, अपने हैंड आउट देते हैं, आप उनसे भी काम कीजिएगा। और आपका जो स्टडी टेक्स्ट है उसको तो पूरा गो थ्रू आपने करना ही करना है। मेरे चैप्टर के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। 99.9999 मतलब 100% आज तक जितनी बार भी ये पेपर में आया है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल सवाल आया है। बस मुख्तलिफ किस्म के बजट आपसे बनवाते हैं। जब बच्चा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलता है, जो आप पढ़ चुके हो, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के डिफरेंस मांगता है। तो उनको पहली क्लास में एक डिफरेंस ये समझाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट की जाती है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ पास्ट की जाती है बल्कि फ्यूचर की भी की जाती है। और जो फ्यूचर की अकाउंटिंग आप करते हो वो मेरी फ्यूचर की फोरकास्टिंग होती है, और फोरकास्टिंग करने के लिए फ्यूचर के बजट्स बनते हैं। बजट कभी भी पास्ट के नहीं बनते, बजट हमेशा फ्यूचर के बनते हैं। तो यहाँ बेटा आपको मुख्तलिफ किस्म के बजट मेरे साथ बनाना सीखने। कौन कौन से बजट सिलेबस में है थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। सीखना है सेल्स का बजट, आने वाले साल में हमारी बजटेड सेल कितनी होगी। सेल करने के लिए करनी पड़ती है प्रोडक्शन। अगला बजट बजटेड प्रोडक्शन। फिर जब आप प्रोडक्शन करने जाते हो, मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेबर इस्तेमाल होती है, ओवरहेड लगते हैं। तो फिर मटेरियल के दो बजट आपने सीखने, एक मटेरियल का परचेज बजट और दूसरा मटेरियल का यूजेज बजट। आने वाले पीरियड में कितना मटेरियल तुम्हें चाहिए यूज करने के लिए और कितना तुम्हें चाहिए परचेज करने के लिए। यूजेज कुछ और है, परचेज कुछ और है। देन और आगे बढ़े, लेबर के बजट बनते हैं, ओवरहेड के बजट बनते हैं, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट निकलती है। आने वाले साल में अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं तो बनने वाला एक यूनिट कितने का होगा। बजटेड बैलेंस शीट बनती है। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, एक साल के बाद हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी होगी। बजटेड सॉसी बनता है। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, आने वाले साल में हमारा प्रॉफिट कितना होगा। पेपर में ज्यादातर या तो प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है, जो लास्ट अटेम्प्ट में भी आया,
या जो सबसे ज्यादा पूछा है वो नाम जो मैंने अब तक लिया नहीं, वो पूछता है कैश बजट। आपने कहा सर हम तो हमें आता है, हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आती है। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाई थी पास्ट के बारे में, और कैश बजट बनता है फ्यूचर के बारे में, और इसे बनाना इतना आसान काम नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके दिमाग में डालूं, जवाब शायद आप भी ना दे पाओ। अभी अभी टीएसए का नया सेशन शुरू हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं सीए के अंदर, और कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं। टीएसए सिर्फ आपसे इतना कहते हैं, भाईजान आप भी पढ़े लिखे अकाउंटेंट हो, जरा अंदाजे तो लगाओ आने वाले 6 महीने में कहां कहां से हमें कितना कैश आ रहा होगा, और हम कहां कहां उस कैश को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन फ्लो ऑफ कैश एंड आउट फ्लो ऑफ कैश, दैट्स ऑल। अब बैठकर ये अंदाजे लगाना हर महीने कितना कैश आ रहा होगा, बड़ा मुश्किल काम है बेटा। अब हमें ये पता नहीं कल कितना कैश आने वाला है, और बैठकर पूरे पूरे साल के अंदाजे लगाना। हमारी बचत क्या हो जाती है, वो अंदाजे लगाने के लिए कुछ डेटा हमें सवाल में दे दिया जाता है, ये हमारी बचत हो गई। और उस डेटा में रहते हुए हमें सोचना होता है इस डेटा को देखकर आने वाले साल में कितना कैश कहां कहां से आने की उम्मीद है, वो सारा कैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कहां कहां उस कैश को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तक पेपर में कैश बजट सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है। कैश बजट IS7 की तरह नहीं बनता, उसमें 3 साइड नहीं होती, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ 2 साइड होती हैं, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। सर इसमें ऐसा क्या होता है जो आप कह रहे थे टाइम कंज्यूम्ड हो जाता है? फ्यूचर की पॉलिसी को समझना पड़ता है। मिसाल दे रहा हूं, एक सवाल आया पास पेपर में, लिखा हुआ था हम अपनी सारी सेल क्रेडिट पे करते हैं और अपने कस्टमर को 45 दिन का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, कैश बजट बनाओ। अब सवाल जहन में आता है, अगर अपने कस्टमर को 45 दिन का क्रेडिट देते हैं तो ये 45 दिन गिने कैसे? जिसको आज सेल करेंगे उसके 45 दिन किसी और दिन पूरे होंगे, जिसको कल सेल करेंगे उसके 45 दिन किसी और दिन पूरे होंगे, जिसको परसों सेल करेंगे उसके 45 दिन परसों से शुरू होंगे और किसी और दिन पूरे होंगे। आप बैठ के हिसाब किताब करते रहो, किसके 45 दिन किस किस दिन पूरे होंगे, और किस किस महीने में पूरे होंगे, और किस किस महीने में वो पैसे दे रहा होगा। पता क्या चला, अब यार सेल करी थी जनवरी में, पैसा दे रहा है वो फरवरी के आखिरी दिनों में। सेल करी थी जनवरी के आखिरी दिनों में, पैसा आ रहा है अप्रैल के शुरू के दिनों में। ये पूरा हिसाब किताब करने में, फिर कह रहा हूं, होता बहुत आसान है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। और टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है पेपर में, ये अंदाजा आपको हो गया होगा मैनुअल पेपर देने के बाद। सीबी पेपर डिफरेंट होते हैं बेटा, मैनुअल पेपर बहुत डिफरेंट है। और 9 सवाल करना, ट्रेंड बनाया कि अपने 9 सवाल अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं होता। मरल बेटा ये छोटा सा सिलेबस है, इसका मैं कोई हैंडआउट बना के लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक चैप्टर डिस्कस करना है। चैप्टर लेंदी है लेकिन नाम क्या है उसका, बजटिंग। बजटिंग के अंदर आपने एक छोटा सा एरिया और पढ़ना है, कभी पेपर में आया नहीं है, बुक में उसका जिक्र मिलता है, वो है बजट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप एनपीओ कहते हो। आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना सीख ली, क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका सॉसी नहीं बनता, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। उनकी बैलेंस शीट बनती है, उसमें कुछ टर्म्स डिफरेंट होते हैं, जैसे उनके यहाँ कोई कैपिटल नहीं होता, उनके यहाँ फंड्स होते हैं। ठीक है सर, इसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैश बजट भी डिफरेंट तरीके से बनता है, उसका फॉर्मेट ही अलग होता है, और उसका नाम होता है लाइन आइटम बजट। क्या नाम है? लाइन आइटम बजट। बुक में एक पेज पे उसका फॉर्मेट मिलता है, कभी आज तक पेपर में इसको टेस्ट नहीं किया गया। मेरे बजटिंग के एरिया के पहले 2 पेज पे बुक में उन्होंने समझाया है, फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन के 2 मेथड हैं। एक मैंने आपको कॉस्टिंग में भी सिखाया था, उसका नाम था हाई एंड लो मेथड, याद आ रहा है?
फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट उसके जरिए हम लोग कैलकुलेट करते थे। और दूसरा मेथड वो है रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन का सवाल कैफ एड कॉस्टिंग में तकरीबन 4 बार पेपर में आ चुका है और ये आपके अंदर यहाँ शामिल है। लेकिन क्योंकि रिग्रेशन स्टेट्स की तरफ चला गया तो हुआ क्या, मार्क्स के अटेम्प्ट में रिग्रेशन मैंने भी पढ़ा दिया, फिर वो सर साकिब के चैप्टर में अलग से भी दिया हुआ था, उन्होंने भी पढ़ा दिया, तो डबलिंग हो गई। बच्चों ने वही चीज 2 बार पढ़ ली। मैंने कहा बेटा फिर 2 बार पढ़ने से बेहतर है एक ही बार पढ़ लो। मैंने फिर से साकिब से बात कर ली, मैं कहा सर आप ही पढ़ा दिया करें, मैं रिग्रेशन के अलावा बजटिंग में जो कुछ है वो सब बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो रिग्रेशन भी है जिसको आप लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हो, 1-2 पेज उसकी बुक में दिए हुए तो आपको सर साकिब करा देंगे बेटा। अब दोस्त फिर कह रहा हूं, मैं तो एमएफए के अंदर आज के बाद आपको कुछ दिन के लिए नहीं दिखूंगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई करते रहना, क्लासेस प्रॉपर लेना, नया सब्जेक्ट है। आप ना लॉन्ग विजन में सोचना, ये मत सोचना मैं एमएफए पढ़ रहा हूँ, आप सोचना मैं बीएफडी की तैयारी कर रहा हूँ, सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ और बीएफडी का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अच्छी बात क्या है, मुझे प्राइमरी बातें यहीं पर पढ़ाने वाले लोग मिल गए। आईकैप ने ये कहा, थैंक यू भाई, आईकैप ने ये कहा था कि हम जितनी चीजें कैफ में डाल रहे हैं उसका नेगेटिव बच्चा ना ले ले, पॉजिटिव ले। बच्चे क्या रोते हैं, आगे जाके प्रॉपर कोचिंग का टाइम नहीं मिलता आर्टिकलशिप की वजह से, लेकिन कैफ में तो कोचिंग का टाइम ही टाइम है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो फिर तो आपको सुबह से शाम तक पढ़ना ही चाहिए। तो बोला यहाँ बच्चों को टफ कर दो, यहाँ बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे दो ताकि आगे की मंजिल उनकी आसान हो जाए। माँ जिसको नेगेटिव ले लेते क्या बोलते, अभी इतना मुश्किल कर दिया यार, यहाँ पास ही नहीं हो रहा। मार फिर वही, जब यहाँ पास नहीं हो रहा तो आगे क्या करोगे यार, कोचिंग करके भी पास नहीं हो रहा फिर आप क्या करोगे। ठीक है सर, यस्टरडे की बता रहा हूँ बात में, क्या मेरे पास एक फोन आया, यूके का नंबर, अच्छा भाई आ गया। अब वो साहब मुझसे कह रहे हैं सर वो नेट पे थोड़ा आपके बारे में सर्च किया, ये किया, मेरा छोटा भाई ये सीए कर रहा है, लाहौर से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, अब तक वो बता रहा है कि उसका आधा सीए के अंदर अब तक से उसके 5 पेपर निकले और उसके बाकी पेपर नहीं निकल रहे। अब उनका जो अगला सवाल है ना उसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन क्या है जो सीए नहीं करता ऐसे सवाल वही कर सकता है। उन्होंने कहा साहब इतने एक्सपीरियंस टीचर है, पता उसके पेपर क्यों नहीं निकल रहे। भाई ना मुझसे पढ़ा ना मैं जानता हूँ अब पेपर कौन से निकले कौन से नहीं निकले, क्यों नहीं निकल रहे, कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा सर आपके पास उसको ऑनलाइन एडमिशन दिलवा दूं, कल से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा था पानी में। मैंने कहा भाई उसको बोलना पहले मुझे फोन कर ले, मैं उसका बैकग्राउंड समझ लूं किस सब्जेक्ट का मसला है उसका और क्या मसला है, फिर आप मुझे 2 दिन बाद फोन करना, फिर डिस्कस कर लेंगे आपसे। आज समझ में आ रही है। तो जो नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर कोचिंग के बावजूद आगे और फंसेंगे। तो आईकेप की बात फिर दोहराता हूँ, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। यहाँ जितना ज्यादा चीजें पढ़ लोगे आपके लिए आगे आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक सबके। और कोई बात इस सब्जेक्ट के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो, आती होगी बिल्कुल बता दूंगा। हाँ बेटा, भाई लोग कह रहे हैं सिलेबस की ग्रेड बिल्कुल है बेटा, आईकेएफ की वेबसाइट पर भी है। वैसे मेरे सर अभी लिखवा देते हैं, अगर ना दें मुझे बता देना, एफ बता देना, मैं उसका हैंड आउट बना के प्रॉपर आपको दे दूंगा। ये बच्चों ने मुझसे मांगी नहीं है सर, के सर अभी देते होंगे बच्चों को। हाँ जी, और कोई बात बेटा एमएफए के बारे में। जी अकबर भाई आपने कुछ पूछना है एमएफए के बारे में। अच्छा भैया, भाई लोग कह रहे हैं सर एमएफए का डिफिकल्टी लेवल। देख बेटा एक तो हकीकत है, नई चीज जब भी पहली बार पढ़ते हैं मुश्किल लगती है। देखो आइए पढ़ा, जिसने पढ़ा मुश्किल लगा, FA1 पढ़ा मुश्किल लगा, लेकिन क्या है फाइनेंशियल अब रिदम में आ गया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BFD, बिजनेस फाइनेंस, नया सब्जेक्ट है, शुरू में थोड़ा तंग करेगा। दोस्ती कर लोगे अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और दोस्ती एक ही अटेम्प्ट में करनी है, बार बार के अटेम्प्ट में नहीं करनी है बेटा। तो शुरू से साथ लेके चलोगे बहुत आसान है, मैथमेटिक्स और थ्योरी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ जी,
बता देता हूँ। बाद बच्चे पूछते हैं सर एमएफए पढ़ने के लिए कॉस्टिंग पढ़ना जरूरी है। एज अ टीचर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कॉस्टिंग पढ़ लो तो बेहतर है। वजह बता देता हूँ। मेरा सब्जेक्ट बजटिंग, बजटिंग के अंदर सारे सवाल दिए हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। कोई कंपनी है बहुत सारी प्रोडक्ट बना के बेचती है, उसके फ्यूचर के बजट बनाने। अब उसमें मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, लेबर की कॉस्ट निकालनी है, ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालनी है। अब जिसने कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है वो तो मजे में कर लेगा। अब जिसने कॉस्टिंग डिटेल में नहीं पढ़ा थोड़ा सा फंसेगा। बस ये बात और कुछ भी नहीं। सर अपील कराएंगे सवाल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोजेक्ट अप्रेस करो। उसमें पास पेपर के पुराने सवाल जो दिए हुए वो ज्यादातर दिए हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। कोई कंपनी है नई प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाना चाहती है, उस नई प्रोडक्ट को इवेल्युएट करो, पहले उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब जिसने कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसको एज मिल जाता है और कुछ भी नहीं। ये है बेटा भारी बात, और कहीं कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हाँ भाई, हाँ भाई बैठा है सेंटर में। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? आर्यन। नाम तो बेटा बड़ा फिल्मी नाम है माशाल्लाह, आर्यन। तो आ रहा है इस बार मेरिट? आपने यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ा था ना, आ रहा है मेरिट? पेपर किया है ऐसा? आपका पहले ही मेरिट आया ना एक बार, एफसी में आया था। तो उसको बोलते मैंने देखा बड़े शर्मिंदा से होते हो आप। लेवल चेंज हो गया। मैं पूछते एफसी का मेरिट, आप बड़े शर्मिंदा से बताइए। ऑनर करो यार। अगर आपका एफसी में मेरिट आया था, किसी भी सब्जेक्ट में आया था व्हाट्सएवर, तो उसमें आप इतना घबराते क्यों? ऑनर फील करो यार, क्या हो गया इसके अंदर? अपने काम को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए भाई। अब जो काम आप करो वो बहुत बड़ा काम है भाई। एफसी में मेरिट अभी देखो, आपका आया था, ये देखो किसी का नहीं आया, आपका आया खाली। आप घबरा क्यों रहे हो उसके ऊपर? आप ये अगर सोच रहे हो कि सर ट्वीट मांग लेंगे, बात अलग है। चलो बेटा, ठीक है बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक ये कह सकता हूँ बेटा आपको नए सब्जेक्ट्स के लिए। इंशाल्लाह जो कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं कल से मुलाकात रोज होगी, जो FAR 2 पढ़ रहे हैं कल से मुलाकात रोज होगी सब्जेक्ट के लिए, और जो MFA पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लस और क्या जी? और ये कौन पूछ रहा है जिनके क्या पेपर दिए मैं अभी? क्या दिए मैं? चारों दे दिए, ग्रुप ए के चारों दे दिए। ठीक है भाई, बड़ा बच्चे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं हमसे। भाई भाई पूछ रहा है सर मैंने ग्रुप ए के चारों दे दिए और उम्मीद है निकल भी जाएंगे, पॉजिटिव सोच रहा हूँ। तो अगले 3 पेपर का उठाऊं तो क्या उठाऊं? यकीनन अगले पेपर के अंदर FAR 2 तो होना ही चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि FAR 1 ताजा ताजा पड़ा हुआ है, तो FAR 1 FAR 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंटिन्यू हो जाएगी आपकी। फिर कोई पूछ रहा है सर बचे 3 पेपर, ऑडिट, MFA और कंपनी लॉ, उसमें क्या करें? मेरा ख्याल है कंपनी लॉ तो उठाओ उठाओ। कंपनी लॉ का फायदा थोड़ा सा FAR 2 में भी मिल जाता है, क्योंकि कंपनीज की अकाउंटिंग है वहां पे, और उसका फायदा आपको ऑडिट में भी मिल जाता है, क्योंकि ऑडिट कंपनीज का ही कंपलसरी है पाकिस्तान में, तो नॉलेज वहां काम आ जाती है। 2 तो ये हो गए, अब बचे 2। अभी कुछ कह रहे थे सर अगर हम चारों ही उठा लें, मना किसी को नहीं कर रहे। ये वही बात है बेटा, जिम में जाते हैं कुछ लोग बहुत छोटे छोटे से वेट उठा रहे होते हैं, उससे ज्यादा उनका स्टेमिना नहीं होता, और कुछ इतने हैवी वेट उठा रहे होते हैं देख के घबराहट होती है। ठीक है ना सर? तो जिसमें जितनी हिम्मत हो, कोई अगर 4 पेपर उठाना चाहता है बिल्कुल उठाए। आईकैप ने पिछली रिजल्ट की जो स्टैटिस्टिक्स दी थी उसमें मुझे याद पड़ता है कहा था 2 बच्चे ऐसे थे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने 4 पेपर निकाले थे। 5 5 बच्चे थे, 2 बच्चे, 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 5 पेपर निकाले थे। इट मीन 4 वाले से भी ज्यादा होंगे। तो निकालने वाले 4 भी निकाल रहे हैं, 5 भी निकाल रहे हैं, 3 भी निकाल रहे हैं। अब अगर आप अगला पेपर उठाना चाहते हो तो अब ये देख लो, बास कहते हैं हम थ्योरी ज्यादा इंजॉय करते हैं, बास कहते हैं हम प्रैक्टिकल ज्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप थ्योरी ज्यादा इंजॉय करते हो तो MFA भी रोक लो, ऑडिट ले लो।
उसका सिलेबस वैसे ही कम है, और आप अगर कहते हो नहीं सर हम प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा एंजॉय करते हैं, तो बेटा फिर आप MFA ले लो। आगे पीछे देने आपने सभी हैं, लेकिन यकीनन चॉइस है तो फिर आप देख लो। लेकिन ये भी देख लेना कि अगर आखिरी 4 रह गए और आप 2, 3 और 1 करके उठाओगे, जब भी आपका 1 साल लगना है, फिर आपकी मर्जी है 2-2 उठा लो। बाज ऐसी मैंने देखे, ये वही बात है, सर 3 रोटी खाने की आदत है, 2 रोटी खाओ पेट नहीं भरता। हकीकत ऐसे भी देखे मैंने, बहुत पढ़ने वाले, सर अगर रोजाना 3-4 क्लासें ना हो, पढ़ने का मजा नहीं आता। घर पे जाके 2-3 घंटे खुद ना पढ़ूं, पढ़ने का मजा नहीं आता। इसी तरह भी ऐसे भी है, अगर 3 सब्जेक्ट से कम का बर्डन हो, पढ़ने का मजा नहीं आता। अगर आप बर्डन लेने वाले हो, पेन बर्दाश्त कर सकते हो बेटा, आप 3 पेपर उठाओ, बिल्कुल उठाओ। लेकिन फिर कह रहा हूं, हर किसी का अपना अपना होता है। हम कभी भी किसी को पेपर कॉम्बिनेशन इम्पोज नहीं करते, क्योंकि सबके कैलिबर अलग अलग होते हैं, सबके कैलिबर अलग है। कोई अभी कह दे यार MFA में सब बता रहे हैं, थ्योरी भी है, स्टैट्स भी है, प्रैक्टिकल एरिया उसके अलावा है, तो यार इसमें थ्योरी भी तैयार करनी है, ये भी तैयार करना है, बेहतर है चलो एक उसको उठा लूँ, साथ में FAR2 उठा लूँ, ये 2 भी बहुत है मेरे लिए। तो अभी कहते हैं यार सर ने अभी समझाया कंपनी लॉ का ताल्लुक FAR2 से भी बनता है, कंपनी लॉ का एडवांटेज ऑडिट में भी होता है, चलो इसको उठा लेता हूँ FAR2 के साथ, बाकी 2 मैं बाद में देख लूंगा। ये आपके अपने ऊपर है कितनों का पेन बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कंपनी लॉ वाहिद है जिसका ताल्लुक कहीं और बनता है, बाकी कोई सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। कंपनी लॉ भी ऐसा नहीं है कि एक लॉ नहीं पढ़ोगे तो FAR2 नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लॉ में जो पढ़ोगे कंपनी के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज वो FAR2 को समझने में आपकी मदद कर देगी, थोड़ी सी नॉलेज आपको ऑडिट को समझने में मदद। मिसाल दे रहा हूँ, ऑडिट में आप पढ़ोगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की अपॉइंट करने का लीगल तरीका क्या है, वो तरीका कंपनी लॉ में दिया हुआ है। अब आप क्या बोलोगे सर हमें जो टीचर पढ़ा रहा है ना, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें सबको अच्छे से रिकॉल हो गया है, वो हमने लॉ के लिहाज से पढ़ा था या हमने ऑडिट के लिहाज से पढ़ लिया। वहां पर आप पढ़ोगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, कंपनी लॉ में डिफाइंड हुई है, पढ़ पहले से लोगे, एप्लीकेशन वहां पे करके दिखा देना उसकी बेटा। एथिक्स पढ़ोगे FAR2 में मेरे साथ, वही एथिक्स ऑडिट के अंदर भी मौजूद है आपके पास। ठीक है बेटा, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। नहीं MFA में नहीं है, FAR2 के अंदर है, और अल्लाह भला करे आपका ऑडिट के अंदर है। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह MFA के लिए अक्टूबर के मिड में, और कल FAR2 और कॉस्टिंग के लिए आपसे मुलाकात होगी, जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट हो। थैंक यू सर।